पूरा 1 साल बीत चुका है। आरव की मौत अब सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हर दिन जीने वाला जख्म बन चुकी है। सूरज के पिता कोमा से तो लौट आए, लेकिन उनकी खामोशी पूरे परिवार पर भारी पड़ रही है। और उसी दर्द ने सूरज को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस आईएएस बनने का सपना उसने सालों तक जिया था, उसी पहचान को उसने खुद अपने हाथों से दीवार से उतार कर फेंक दिया। उसने कसम खाई कि जब तक असली गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देगा, तब तक वह अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेगा। वक्त बीता और वही सूरज अब इंदौर का सबसे खौफनाक नाम बन चुका था। लेकिन इस पूरे साल ईशा को सच्चाई की भनक तक नहीं लगने दी गई। अब वह आईपीएस बनकर घर लौट रही है। उसके दिल में एक ही अपना है। घर के बाहर 2 नेम प्लेट होंगी। एक पर लिखा होगा आईपीएस ईशा सिंह और दूसरी पर आईएएस सूरज सिंह। मगर जैसे ही वह हवेली पहुंचती है, उसकी दुनिया बिखर जाती है। आईएएस की नेम प्लेट तो लगी है, लेकिन उस पर किसी और का नाम लिखा है। उसे पता चलता है कि सूरज 1 साल पहले ही नौकरी छोड़ चुका है और अब अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग रास्ता चुन चुका है। सदमे में डूबी ईशा सीधे सूरज के पुराने घर पहुंचती है। वहां व्हीलचेयर पर बैठे अरविंद जी उसे देखते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी सूरज भी वहां पहुंचता है। जैसे ही वो अपने पिता को संभालता है, अरविंद जी कांपती आवाज में सिर्फ एक वाक्य बोल पाते हैं, आरव को मंत्री ने मरवाया था। अब सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, बल्कि बदले का है। क्या ईशा कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेगी, या सूरज अपने तरीके से इस कहानी का अंत करेगा? कभी कभी वक्त सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटता, बल्कि इंसान की पूरी पहचान बदल देता है। 1 साल पहले जिस घर में हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा अपनी जगह बना चुका था। आरव की मौत को पूरे 12 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस हादसे का दर्द आज भी हर दीवार पर लिखा दिखाई देता था। इंदौर की सुबह पहले जैसी ही थी। सड़कें वही थी, लोग वही थे, बाजार भी वैसे ही खुल रहे थे। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, सूरज। वह सूरज जो कभी एक ईमानदार आईएएस अधिकारी था, जिसने कानून पर भरोसा करना सीखा था, अब कानून से उम्मीद करना छोड़ चुका था। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। आंखों में अब सिर्फ एक ठंडा गुस्सा था। उसकी पहचान अब सरकारी अफसर की नहीं, बल्कि उस आदमी की थी जिसके नाम से पूरे शहर के अपराधी कांपते थे। उसके शरीर पर पिछले 1 साल से वही काले कपड़े थे। लोग कहते थे कि उसने यह रंग फैशन के लिए नहीं, बल्कि अपने अधूरे वचन की याद के लिए पहन रखा है। जिस दिन आरव की अर्थी उसके घर पहुंची थी, उसी दिन सूरज ने अपने घर की दीवार से आईएएस का बोर्ड उतारकर जमीन पर फेंक दिया था। उसने सबके सामने कहा था, जिस कुर्सी ने मेरे परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया, उस कुर्सी का मेरे जीवन में अब कोई मतलब नहीं। उसने भगवान शिव के सामने रुद्राभिषेक किया और एक प्रतिज्ञा ली, जब तक आरव के असली हत्यारों को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं ये काले कपड़े नहीं उतारूंगा। शुरुआत में सबको लगा था कि यह गुस्सा कुछ दिनों का है, लेकिन धीरे धीरे वही गुस्सा उसकी पहचान बन गया। 1 साल में सूरज ने सिर्फ अपना पहनावा नहीं बदला था, उसने जीने का तरीका भी बदल दिया था। अब वह हर उस आदमी तक पहुंच रहा था जो विजय बिल्डर, मंत्री और उनके पूरे नेटवर्क से जुड़ा था। कई बड़े माफिया जेल पहुंचे, कई लोग शहर छोड़कर भाग गए। कुछ लोग बिना पुलिस की मदद के ही अपने गुनाह कबूल करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था, अगर सूरज तक बात पहुंच गई तो अदालत तक पहुंचने का मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। शहर में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। पहले इंदौर पर गुलाब सिंह का खौफ था, अब सूरज का नाम ही काफी है। लेकिन इन सबके बीच एक सच ऐसा था जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। ईशा पिछले पूरे 1 साल से वह आईपीएस अकादमी में ट्रेनिंग कर रही थी। उसने अपनी ट्रेनिंग का एक भी दिन बिना मेहनत के नहीं बिताया। सुबह 4 बजे उठना, घंटों की ड्रिल, फायरिंग प्रैक्टिस, कानून की पढ़ाई, मानसिक परीक्षा। हर चुनौती को उसने सिर्फ एक सपना सोचकर पार किया। वह सपना था, एक दिन अपने घर के बाहर 2 बोर्ड देखना। पहले बोर्ड पर लिखा होगा आईपीएस ईशा सिंह और उसके ठीक बगल में आईएएस सूरज सिंह। जब भी उसकी ट्रेनिंग मुश्किल होती, वह यही सपना याद करती। उसे विश्वास था कि सूरज भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होगा। उसे क्या पता था, जिस इंसान को वह आईएएस की कुर्सी पर देखने का सपना देख रही है, उसने वह कुर्सी 1 साल पहले ही छोड़ दी थी। उधर सूरज ने भी पूरा 1 साल एक राज छुपाकर रखा। उसने कभी ईशा को फोन पर सच नहीं बताया। हर बार जब ईशा पूछती, सब ठीक है ना, सूरज सिर्फ इतना कहता, आप अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ सब संभाल लूंगा। उसके हर झूठ के पीछे एक मजबूरी थी। वह नहीं चाहता था कि ईशा अपने सपनों के बीच टूट जाए। उसे पता था, अगर ईशा को आरव की मौत, पिताजी की हालत और उसके इस्तीफे के बारे में पता चल गया, तो वह उसी पल ट्रेनिंग छोड़कर वापस लौट आएगी। और सूरज ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। उसने अपने सपनों की कीमत पर भी ईशा का सपना बचाने का फैसला किया था। उसी दिन शहर के बाहरी इलाके में सूरज अपने पुराने गोदाम में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। बंटी तेजी से अंदर आया।
भैया, सूरज ने बिना सिर उठाए पूछा। क्या हुआ? बंटी बोला, एक खबर मिली है। नई आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग हो गई है इंदौर में। सूरज कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, नाम? बंटी मुस्कुराया, आईपीएस ईशा सिंह। बस इतना सुनते ही पहली बार पूरे 1 साल बाद सूरज की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। लेकिन उसी चमक के साथ एक डर भी लौट आया। वह जानता था, अब सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। उसने धीरे से कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन आने वाला तूफान पहले जैसा नहीं था। उसने मन ही मन कहा, काश ये दिन कभी नहीं आता। उधर ईशा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर इंदौर की ओर बढ़ रही थी। आज उसके चेहरे पर गर्व भी था, खुशी भी, और अपने परिवार से मिलने की बेचैनी भी। पूरे रास्ते वह बस यही सोच रही थी, आज सूरज को बिना बताए सरप्राइज दूंगी। वह मन ही मन मुस्कुराई, देखते ही कितने खुश होंगे। उसने मोबाइल निकाला। सूरज का नंबर सामने था, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। नहीं, सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस सरप्राइज की वह योजना बना रही है। असल सरप्राइज तो उसकी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी गाड़ी धीरे धीरे इंदौर शहर में दाखिल होने लगी। दूर आसमान पर बादल घिरने शुरू हो चुके थे, जैसे मौसम भी आने वाले तूफान की आहट सुन चुका हो। और उसी पल सूरज ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे महसूस हो चुका था, अब अतीत का हर राज एक एक करके सामने आने वाला है। और शायद उसके बाद उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। 1 साल बाद ईशा आईपीएस बनकर इंदौर लौट रही है, जबकि दूसरी तरफ सूरज अपने परिवार का सबसे बड़ा सच उससे छुपाए बैठा है। लेकिन अब वह पल आने वाला है जब एक बोर्ड, सिर्फ एक बोर्ड, ईशा की पूरी दुनिया बदल देगा। इंदौर की सड़कें आज ईशा को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर मोड़ उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। यही कहीं उसने सूरज के साथ भविष्य के सपने देखे थे। यही दोनों ने मिलकर यह वादा किया था कि एक दिन वे देश की सेवा करेंगे, एक आईएएस और एक आईपीएस बनकर। सरकारी गाड़ी धीरे धीरे सूरज हवेली के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है। ईशा मुस्कुराते हुए नीचे उतरती है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचती है, आज सब मुझे देखकर कितने खुश होंगे, सबसे ज्यादा सूरज। उसने अपना बैग उठाया और हवेली की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुख्य गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। गेट पर सचमुच एक आईएएस का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा नाम पढ़ते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। उस बोर्ड पर लिखा था, आईएएस आदित्य प्रताप सिंह। ईशा की आंखें फैल गईं। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। शायद उसे लगा कि उसने गलत पढ़ लिया है, लेकिन सच वही था। सूरज का नाम वहां नहीं था। उसके हाथ से बैग लगभग छूट गया। वह बुदबुदाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी समय अंदर से एक नौकर बाहर आया। उसने ईशा को आईपीएस की वर्दी में देखा और तुरंत हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मैडम, ईशा ने कांपती आवाज में पूछा। ये बोर्ड किसका है? नौकर कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, नए कलेक्टर साहब का। और सूरज? नौकर ने सिर झुका लिया। साहब, आप यहाँ नहीं रहते। ये सुनते ही ईशा का दिल जैसे बैठ गया। क्या मतलब? उन्होंने 1 साल पहले आईएएस की नौकरी छोड़ दी और पुराने घर में रहने चले गए। ईशा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा उड़ेल दिया हो। वह कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर अचानक बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नौकर की आंखें भर आईं। काश मैं झूठ बोल रहा होता मैडम। ईशा बिना कुछ कहे तेजी से हवेली के अंदर चली गई। पूरा घर पहले जैसा नहीं था। जहां कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे किसी पुराने समय की गवाही दे रही थीं। तभी सामने से पूरन भैया आते दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही ईशा को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। ईशा बिटिया, आ, ईशा दौड़कर उनके पास पहुंची। भैया, ये सब क्या है? सूरज ने नौकरी क्यों छोड़ी? वह यहाँ क्यों नहीं रहता? और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? एक साथ इतने सवाल सुनकर पूरन भैया कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली। बिटिया, बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? सब कुछ। ईशा की आवाज भर्रा गई। मुझे सच जानना है। पूरन भैया उसे ड्राइंग रूम में ले गए। वहीं बैठकर उन्होंने पिछले 1 साल की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे आरव की मौत हुई, कैसे अरविंद जी कोमा में चले गए, कैसे सूरज हर दरवाजे पर इंसाफ मांगता रहा, लेकिन सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया।
कैसे मंत्री और विजय बिल्डर ने अपने रसूख से हर सबूत दबा दिया, और आखिर में कैसे सूरज ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी। हर शब्द ईशा के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं वापस आ जाती। पूरन भैया धीरे से बोले, यही तो सूरज नहीं चाहता था। उसे डर था कि तुम ट्रेनिंग छोड़ दोगी। वह नहीं चाहता था कि एक सपना और टूटे। ईशा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब उसे याद आने लगा, पिछले 1 साल में जब भी उसने सूरज को फोन किया, वह हमेशा जल्दी में बात खत्म कर देता था। जब उसने वीडियो कॉल करने की जिद की, तो उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया। जब उसने पूछा, सब ठीक है ना? तो हर बार जवाब मिलता, सब बिल्कुल ठीक है। अब उसे समझ आ गया, हर सब ठीक है के पीछे कितना बड़ा दर्द छिपा था। कुछ देर बाद ईशा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, गुस्सा था। सूरज कहाँ है? पूरन भैया ने पुराने घर का पता बताया। ईशा बिना एक पल गंवाए बाहर निकल गई। सरकारी गाड़ी तेजी से पुराने मोहल्ले की ओर दौड़ने लगी। उधर सूरज पुराने घर के आंगन में बैठा था। सामने व्हील चेयर पर अरविंद जी बैठे थे। उनकी आंखें सब कुछ समझती थीं, लेकिन होंठ अब भी खामोश थे। सूरज धीरे धीरे उन्हें दवा खिला रहा था। पापा, बस थोड़ा और इंतजार। मैं वादा करता हूँ, जिसने ये सब किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। अरविंद जी सिर्फ उसकी तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द भी था और बेटे के लिए चिंता भी। उसी समय बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। सूरज खिड़की से देखता है, सरकारी नंबर प्लेट, आईपीएस का झंडा, और फिर गाड़ी का दरवाजा खुलता है। वर्दी में ईशा बाहर उतरती है। दोनों की नजरें पहली बार पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिलती हैं। समय जैसे वहीं रुक जाता है। न सूरज कुछ बोल पाता है, न ईशा, लेकिन दोनों समझ चुके थे, अब कोई भी सच छिपा नहीं रहेगा। ईशा की आंखों में हजारों सवाल थे और सूरज की आंखों में सिर्फ एक डर। अब उसे सब पता चल चुका है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। सूरज वहीं खड़ा रहा। आज पहली बार उसे लगा, मंत्री, विजय बिल्डर और पूरे सिस्टम से लड़ना आसान था, लेकिन ईशा की आंखों में टूटे हुए भरोसे का सामना करना शायद उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। ईशा धीरे धीरे पुराने घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। ये वही घर था जहां से सूरज ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। दीवारें पुरानी थीं, आंगन छोटा था, लेकिन हर कोना अनगिनत यादों से भरा हुआ था। एक समय यहाँ हंसी गूंजती थी, आज सन्नाटा अपना डेरा जमाए बैठा था। ईशा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले एक व्हीलचेयर पर पड़ी। उस व्हीलचेयर पर बैठे थे अरविंद जी, लेकिन यह वही अरविंद जी नहीं थे जिन्हें वह जानती थी, जो हमेशा ऊंची आवाज में हंसते थे, जो हर बच्चे को पढ़ाई की सीख देते थे, जो सूरज पर गर्व करते नहीं थकते थे। आज वही व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा था, चेहरे पर गहरी थकान, आंखों में अनकहा दर्द, और शरीर इतना कमजोर कि जैसे जीवन सिर्फ सांसों के सहारे चल रहा हो। ईशा की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची और घुटनों के बल बैठ गई। पापा जी। उसकी आवाज सुनते ही अरविंद जी की पलकें हल्की सी कांपी। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही उनकी नजर आईपीएस की वर्दी में खड़ी ईशा पर पड़ी, उनकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। पुरानी यादें जैसे एक साथ लौट आईं। उन्हें याद आया, वही लड़की जो एक दिन उनके घर आई थी और बोली थी, एक दिन मैं आईपीएस बनकर लौटूंगी। उन्हें याद आया, सूरज का सपना, आरव की हंसी, पूरा परिवार, और फिर वह काली रात। उनकी सांसें तेज होने लगी। व्हीलचेयर के दोनों हत्थों को उन्होंने कसकर पकड़ लिया। ईशा घबरा गई। पापा जी, क्या हुआ? तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। व्हीलचेयर आगे झटके से सरकी और अरविंद जी नीचे गिर पड़े। पापा जी। ईशा घबराकर उन्हें उठाने दौड़ी। उसी समय अंदर वाले कमरे से तेज कदमों की आवाज आई। सूरज बाहर भागता हुआ आया। एक पल के लिए उसकी नजर ईशा पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। 1 साल की दूरी, हजारों अनकहे सवाल और अनगिनत अधूरी बातें, सब कुछ उस एक पल में समा गया। लेकिन अगले ही क्षण सूरज बिना कुछ बोले अपने पिता को उठाने लगा। पापा, संभलिए। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें अपनापन था, लेकिन अब दर्द भी घुल चुका था। अरविंद जी कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रहे थे। उनके होंठ बार बार हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। ईशा रोते हुए बोली, डॉक्टर को बुलाइए। सूरज ने सिर हिलाया। रुकिए, पापा कुछ कहना चाहते हैं। अरविंद जी ने पूरी ताकत जुटाई। उनकी आंखें फैल गईं, सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक
उनके मुंह से एक टूटी हुई आवाज निकली, मंत्री। सूरज और ईशा दोनों एक साथ उनकी तरफ झुक गए। अरविंद जी ने फिर कोशिश की। इस बार उनकी आवाज थोड़ी साफ थी। मंत्री ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशा की धड़कनें तेज हो गई। अरविंद जी ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और कहा, मंत्री ने आरव को मरवाया। बस इतना सुनते ही कमरा जैसे जम गया। समय थम गया। सूरज की मुट्ठियां अपने आप भीज गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। ईशा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब तक उसे लगता था कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन यह तो सोची समझी साजिश निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे पीछे हट गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सूरज ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। यही सच है? ईशा ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें पहले से पता था? सूरज ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ सबूत मिल चुके थे, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले हर सबूत गायब कर दिया गया। हर गवाह खरीद लिया गया। हर दरवाजा बंद कर दिया गया। ईशा ने गुस्से से पूछा, और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर बता देता तो क्या करती? ट्रेनिंग छोड़ देती? ईशा चिल्ला उठी। हाँ, मैं उसी दिन वापस आ जाती। मैं अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे साथ लड़ती। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सूरज धीरे धीरे खिड़की की तरफ चला गया। बाहर काले बादल घिर चुके थे। उसने बिना पीछे देखे कहा, यही तो मैं नहीं चाहता था। एक सपना पहले ही टूट चुका था। मैं दूसरा सपना टूटते नहीं देख सकता था। ईशा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन तुम अकेले टूटते रहे और मुझे कुछ पता तक नहीं चलने दिया। सूरज हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि दर्द की थी। कुछ लड़ाइयां इंसान अकेले लड़ता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अपने भी उसी आग में जलें। ईशा ने पहली बार गौर से सूरज को देखा। बड़ी हुई दाढ़ी, थकी हुई आंखें, चेहरे पर पुराने घावों के निशान और शरीर पर वही काले कपड़े। यह वह सूरज नहीं था जिसे वह छोड़कर गई थी। ये कोई और था। एक ऐसा इंसान जिसने एक साल में अपने अंदर की सारी खुशियां दफना दी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। आरव की तस्वीर। उस पर ताजा फूलों की माला चढ़ी हुई थी। ईशा धीरे धीरे तस्वीर के पास गई। उसने कांपते हाथों से माला को छुआ और अगले ही पल वह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो आरव। मैं तुम्हारे आखिरी समय में भी तुम्हारे साथ नहीं थी। पूरा घर उसकी सिसकियों से गूंज उठा। सूरज ने आंखें बंद कर ली। उसने पहली बार महसूस किया, एक साल तक सच छिपाकर उसने शायद ईशा को बचाया नहीं, बल्कि उसे और बड़ा दर्द दे दिया। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सच सामने आ चुका था, और उसी सच ने दो लोगों के दिलों में एक ही आग जला दी थी, इंसाफ। अब सवाल ये नहीं था कि आरव का हत्यारा कौन है। सवाल ये था, क्या एक आईपीएस अधिकारी कानून के रास्ते पर चलकर इंसाफ दिलाएगी, या एक टूटा हुआ आईएएस जिसने कानून पर भरोसा खो दिया है अपने तरीके से बदला लेगा। दोनों एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े थे, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग होने वाले थे। यहीं से उनकी सबसे कठिन लड़ाई शुरू होती है। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव की तस्वीर के सामने खड़ी ईशा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दूसरी तरफ सूरज खिड़की के पास खड़ा बाहर आसमान को देख रहा था। बादल गरज रहे थे, मानो प्रकृति भी उस दर्द की गवाह बन गई हो जो इस घर की हर दीवार में कैद था। कुछ मिनट तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आखिरकार ईशा ने चुप्पी तोड़ी। सूरज। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे पूरी बात जाननी है। सूरज ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। पूरी बात सुनने के बाद शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, ईशा ने दृढ़ स्वर में कहा। सच कितना भी कड़वा हो, मैं सुनना चाहती हूँ। सूरज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें धीरे धीरे अतीत में खो गई। एक साल पहले आरव की मौत के बाद पूरा घर श्मशान की तरह शांत था। काव्या अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। अरविंद जी ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, और सूरज, वह पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। उसी समय काव्या लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने आई। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह कुछ पल तक सूरज को देखती रही, फिर अचानक चीखते हुए बोली, किस काम का आपका आईएएस होना? सूरज चुप रहा। काव्या की आवाज और ऊंची हो गई, जिस कुर्सी पर बैठकर आप अपनी बहन का सुहाग भी नहीं बचा पाए, उस कुर्सी का क्या फायदा? ये शब्द तीर की तरह सूरज के सीने में उतर गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकल गया।
पूरी रात वह अकेला शहर की सड़कों पर चलता रहा। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं सच में इतना शक्तिशाली था तो अपने परिवार को क्यों नहीं बचा पाया। सुबह होने से पहले वह अपने पुराने घर पहुंचा। दीवार पर वही आईएएस का बोर्ड लगा था, जिसे देखकर कभी उसके पिता की आंखों में गर्व छलक आता था। सूरज कई मिनट तक उस बोर्ड को देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से उसे पकड़कर दीवार से उखाड़ दिया। बोर्ड जमीन पर गिरा। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उसी समय घर के सभी लोग बाहर आ गए। किसी को समझ नहीं आया कि सूरज क्या करने जा रहा है। उसने बोर्ड उठाया, कुछ पल तक उसे देखा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। आज से मेरा और इस कुर्सी का रिश्ता खत्म। जिस सिस्टम ने मेरे परिवार को इंसाफ नहीं दिया, उस सिस्टम की पहचान अब मेरे घर में नहीं रहेगी। ये कहते ही उसने अपनी जेब से इस्तीफा पत्र निकाला। उस पत्र पर पहले ही उसके हस्ताक्षर हो चुके थे। उसने उसे मोड़ा और कहा, आज से मैं आईएएस सूरज सिंह नहीं, सिर्फ सूरज हूं। ईशा ध्यान से हर शब्द सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सूरज आगे बोलता गया, उस दिन मैंने सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ी थी, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना भी दफना दिया था। पापा का सपना, अपना सपना, और तुम्हारा भी। ईशा की आंखें झुक गईं। उसे याद आया, कितनी बार उसने मजाक में कहा था, हमारे घर के बाहर 2 बोर्ड लगेंगे। आज वही बात उसके दिल को चीर रही थी। सूरज आगे बोला, उसके बाद मैं सीधे शिव मंदिर गया। वहां मैंने रुद्राभिषेक किया और भगवान के सामने एक वचन लिया। ईशा ने धीरे से पूछा, कौन सा वचन? सूरज ने अपने काले कुर्ते की तरफ देखा, फिर बोला, जब तक आरव के हत्यारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक ये काला रंग नहीं उतारूंगा। ईशा पहली बार समझ पाई, आखिर पिछले 1 साल से सूरज हमेशा काले कपड़ों में क्यों दिखाई देता था। यह फैशन नहीं था, यह एक अधूरी प्रतिज्ञा थी। इतने में बंटी तेजी से घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भैया। सूरज तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? बंटी ने धीमी आवाज में कहा, मंत्री के लोग फिर से स्कूल वाली जमीन पर पहुंचे हैं। ये सुनते ही सूरज का चेहरा बदल गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक जो इंसान अपने दर्द की बात कर रहा था, अब उसकी आंखों में